जिसमें हर किसी का अपना ही स्टाइल है। कैमरा जी ने आते ही परिचय दे दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो हेलो एवरीवन, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। आप लोग पूछो मैं क्यों खुश हूँ? तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि नए कैमरा जी आ गए हैं। नए कैमरा जी जस्ट अभी अभी पधारे हैं। अभी बस ये क्लास मैं शुरू करने जा रही थी, इसीलिए मैं थोड़ी सी देर भी हो गया मुझे, थोड़ी मैं लेट हूँ। अभी जस्ट नए कैमरा जी पधारे हैं और एकदम बेस्ट कैमरा आया है मेरे पास। कैनन का कैमरा आ गया है। तो आज बस आप लोगों को बस थोड़ा सा झेलना होगा। देखो जैसे ही मैं आई हूँ कैमरे जी ने आके एकदम मतलब एकदम से उन्होंने ऐसे अपना काला काला चेहरा दिखा दिया कि मैं हूं। तो अभी इस बीच समझ लो कि जो कैमरा जी हैं इन्होंने एकदम अत कर दिया था। ये हमारे तरफ का भाषा है, अति को हम लोग कहते हैं अत कर दिया। तो मतलब अति कर दिया था कैमरा जी ने, अति कर दिया था। आपको याद होगा कि कल की क्लास में हम लोग कितने परेशान हुए थे। तो जस्ट अभी सेटिंग का टाइम नहीं था, इसलिए अभी पुराने कैमरे से ही, लेकिन कल से बिल्कुल समस्या खत्म। तो कल से एकदम समस्या खत्म हो जाएगी और हम लोग अच्छी तरह से शांति से क्लास लिया करेंगे। तो थैंक्स फॉर अन अकेडमी कि उन्होंने इसको समझा और कैमरे जी को ही जो मतलब जड़ थे उसी को उखाड़ दिया। तो चलिए फिर मैं इतनी खुश थी कि आते ही मैंने आपको यही बताना शुरू कर दिया कि कैमरा जी पधार चुके हैं नए। तो देखिए हम लोग नितिन सिंघानिया जी का 3rd एडिशन कर रहे हैं और 3rd एडिशन में आज 7वां लेक्चर है। कुल जो है 5 लेक्चर का पीडीएफ में शेयर कर चुकी हूं आप लोगों के साथ। 6ठे लेक्चर का मैं शेयर कर दूंगी आज, 6ठे और 7वें का मैं एक साथ शेयर कर दूंगी। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जो 3rd लेक्चर है अभी तक रिट्रीव नहीं हुआ है, उसके बारे में अभी बात करती हूँ टीम से कि और कितने मतलब हो भी पाएगा या नहीं रिट्रीव, और नहीं तो फिर मैं आप लोगों के लिए उस सेशन को फिर से ले लूंगी। ठीक है, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि नोटिफिकेशन आ गया है। आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत दिनों से जिनको इंतजार था, जो इसमें 2021 वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आज ही 4 मार्च को, और 23 मार्च तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए जो 2021 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बस मैं नोटिफिकेशन आउट होने का ही वेट कर रही थी। जैसा कि मुझे उम्मीद था कि 4 तारीख को हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज लेकर आ रही हूं कल 5 बजे से ये सीरीज चलेगा आप लोगों का 100 डेज बेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2021। और इसमें हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनकी आने की संभावना है, जिनको यूपीएससी ने जिनसे रिलेटेड पूछा है और कैसे वो पूछ सकता है, किस तरह से हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं, कैसे एक सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये गेस कर पाएंगे कि इसी से क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत ही मैं कई दिन से इस सीरीज पर आप समझ लो मैं बहुत मेहनत कर रही हूं, और मुझे लगता है कि ये सीरीज जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये आपको ही बताना होगा कि ये सीरीज, फीडबैक मैं जरूर लूंगी आप लोगों से। एक सेशन लेने के बाद मैं फीडबैक लूंगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कल आप सब लोगों को इस सीरीज में शामिल होना है। जिनको 2021 नहीं भी देना है, वो 2022 वालों को भी ये सीरीज उतना ही काम आएगा, क्योंकि जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी उस स्ट्रैटेजी से आप 2021, 22, 23 और जिस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, या ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की क्लास नहीं है, ये सीरीज है एक, और जिसमें क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कल 5 PM से। तो ये कुछ मेरे बारे में है, और आप लोग जो है ये टेलीग्राम लिंक है मेरा, लेट्स क्रैक विद रिंकू सिंह,
आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और बस ज्यादा कुछ नहीं, आप ही लोगों के बीच से एक बस एक्सपीरियंस में, उम्र में आपसे अब सीनियर हो चुकी हूं मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा, जब भी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे कहते हुए थोड़ी झिझक होती है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पता है क्या फील करती हूँ कि मैं, आप लोग मेरे से फ्रेंड्स की तरह हो, मुझे ऐसा महसूस होता है। और मैं आप लोगों को एज अ फ्रेंड ही गाइड करना चाहती हूँ, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, फ्रेंड कम मेंटर, मैं आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ। मैं गुरु नहीं बनना चाहती, मैं आप लोगों से बहुत ऊंचे ओहदे पर नहीं बैठना चाहती। आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को अपने बराबरी पर रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे कोई भी संबोधन का इस्तेमाल नहीं करती। जनरली मैं आप करके मैं काम चला लेती हूँ, और इसमें इसीलिए क्योंकि मैं हम मान के चलती हूँ कि बस मैं आप ही लोग जैसी हूँ, आप ही लोग जैसी हूँ, आप ही लोगों के बीच से हूँ। और बस क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, तो बस मैं यहां हूं और आप उस तरफ हो, और एक दिन आप भी यहां रहोगे। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक दिन यहां पर रहेंगे, और ऐसी ही पीढ़ियां बदलती रहती हैं, और आने वाली जनरेशन हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को लीड करती है, नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करती है, नेतृत्व करती है। तो बस ऐसे ही ये चलता रहता है, ये ठीक ऐसे ही चलता रहता है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अनअकैडमी, जिसने कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, तो इस अनअकैडमी को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए हमें, कि आप YouTube पर नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूं, हम मजे लेकर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। तो ये अनअकैडमी जिस तरह से इसने आपके लिए एक वो प्लेटफॉर्म दिया है, उसी तरह इसने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया है जो कि सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि मैं तैयारी के अभी किस स्टेज पर हूं, किस चरण पर हूं, उनके लिए ये कॉम्बैट है। तो अनअकैडमी एक संडे ऑल्टरनेट करके ये ले रहा है, और ये 7 मार्च को अगला है। रिंकू लाइव कोड के साथ अपने को एनरोल कर लीजिए, ये बिल्कुल ये फ्री है, एकदम ये फ्री है, फ्री, बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। और इसको आप जब लेंगे तो आपको जो है आम का आम गुठलियों का दाम, तो आप अपना एनालाइज तो करेंगे ही कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, मुझे और कितने % तैयारी की जरूरत है। इसके साथ आपको इनाम भी मिलेगा, तो एनरोल कर लीजिए अपने को। बाकी ये बहुत सारी बैचेज 3 मार्च से अनअकैडमी ने शुरू किया हुआ है, और यहाँ ये उनके लिए है। अनअकैडमी ने जैसे आपके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, वैसे अनअकैडमी ने जो सक्षम लोग हैं, जो अनअकैडमी पर आ सकते हैं, उनके लिए एक बेस्ट पोर्टल उसने डिजाइन किया है कि आप अपने घर बैठे, न रूम रेंट पर लेने का झंझट, न खाने पीने का टेंशन, कोई टेंशन नहीं, अपने घर बैठे आप तैयारी कीजिए। तो अपने घर बैठे, गांव से हैं, कस्बे से हैं, शहर से हैं, आपको पता है कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, और वो जो स्टूडेंट हैं वो कतर में रहते हैं, वो इंडियन हैं, कतर में रहते हैं, और हॉस्पिटैलिटी जॉब है उनका, और वो कतर में रह के तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको अनअकैडमी ने ये मौका दिया है कि आप अपने घर बैठे एकदम बेस्ट तरीके से क्लासरूम फीलिंग के साथ, क्लासरूम फील के साथ आप तैयारी कीजिए IAS की परीक्षा की, और बाकी और जो भी आपका लक्ष्य है, जैसे IAS के लिए भी है, नीट के लिए है, मतलब जो भी होता है सबके लिए अपना अपना एक वो दिया गया है। तो आप और हम जो कि IAS वाले कैटेगरी में हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ, आप ले रहे हैं। आप सबके लिए जो है GS का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, और GS का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपका जो फी बता देती हूँ, 44,550 में 1 ईयर का, 64,800 में 2 ईयर का, 81,000 में 3 ईयर का है मेरे इस कोड के साथ।
और आइकॉनिक लेते हैं जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलता है। अगर मेरा यूज करते हैं आप, तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी कोच बन जाऊं। यही होता है, आप जिसके कोड से आते हैं वही आपका कोच बनता है। वैसे अगर मैं पसंद नहीं आई, मान लो कि अभी आपको ठीक लगता है कि नहीं नहीं मैम ठीक गाइड कर देंगी, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको लगता है कि नहीं मैम ने तो झूठ बोला था, मैम में दम नहीं है, तो आप मेरा चेंज भी कर सकते हो। तो यानी कोच आप बदल भी सकते हो। तो आप जो है जिसका कोड यूज करते हो वही कोच बनता है। वैसे मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि अगर मेरा कोड आप यूज करते हैं और मैं आपकी कोच बनती हूं, तो आपको मैं कभी भी आपको निराश नहीं होने दूंगी। अपना बेस्ट दूंगी मैं आपको, अपना 100% लगा दूंगी आपके सक्सेस के लिए। तो कोच के साथ आप लेते हो तो ये जो है आप लोगों का 67,050 में 1 ईयर का, 1,04,000 में 2 ईयर का, 1,38,000 में 3 ईयर का है 12th वाले स्टूडेंट के लिए रिंकू लाइव कोड के साथ। और कॉम्बो लेते हो, कॉम्बो कोर्स लेते हो आप, तो आइकॉनिक 1,31,510 रुपीज में 2 ईयर का है सिर्फ 5,480 रुपीज, राउंड ऑफ 5400 रुपया, या मतलब 5500 रुपया आप कह लीजिए आपको महीने का देना पड़ेगा। और प्लस लेते हैं तो 99,680 रुपया, 41 और 53 रुपया केवल महीने का पे करने पड़ेगा बस। तो ईएमआई से पे कर सकते हैं आप, ईएमआई से पे कर सकते हैं। रिंकू लाइव कोड है और इसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से होगी, एकदम सिस्टम में एनसीईआरटी से शुरू करके, और स्टैंडर्ड जो आपका रहती हैं क्लासेज स्टैंडर्ड बुक पर बेस्ड, और फिर आपको नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू सेशन, क्विजेज होते हैं, आंसर राइटिंग सेशन होता है, स्ट्रैटेजी सेशंस होते हैं, आपको सब कुछ यहां पर मिलता है। तो सीरियस सोचिए आप और कोड यूज कीजिए रिंकू लाइव, और 24,750 रुपए में आपका 1 ईयर का हो जाएगा। और ये है ऑप्शनल, तो हिस्ट्री जिनका भी ऑप्शनल है वो रिंकू लाइव के साथ आइए। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स मेरा अभी चल रहा है। तो ये है, नोट कर लीजिए आप लोग, ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए मेरे सेशन के पीडीएफ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। और ये जो है आप लोगों का ये रहा मेरा कोड, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन चलिए अच्छा है, कैमरा जी अभी ठीक है। तो मैंने, आप बहुत सारे लोग अभी लेट आए हैं, सबको खुशखबरी दे दूं कि नए कैमरा जी आ गए हैं। और आज के सेशन में अगर ये थोड़े बहुत नखरे दिखाते हैं तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कल से इनका विदा हो जाएगा। तो अभी जस्ट आप लोगों का मैं सेशन शुरू करने जा रही थी तभी बेल बजी है और कैमरा रिसीव हुआ है मुझे। तो मेरा पुराना वाला कैमरा पैनासोनिक का था, अभी नया वाला कैनन का आ गया है, और मुझे लगता है कि कैनन के कैमरे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, ये आप लोगों की विशेष थी, आप लोग भी मेरे साथ परेशान हो रहे थे, तो ये ही आप लोगों के विशेष का ही कमाल है कि नए कैमरा जी आ गए हैं मेरे पास। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पिछले मार्च से ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी। बीच बीच में ये ठीक हो जाते थे, फिर इनका मूड खराब हो जाता था, फिर ठीक होते थे, फिर मूड खराब हो जाता था। इनका कुछ समझ ही नहीं आता था मुझे कि आखिर इनको परेशानी क्या है। एनीवेज, तो हम लोग चैप्टर 1 में 7वें लेक्चर पर है। हम लोग आराम से पढ़ा रही हूं, मैराथन बड़ा ले लूंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सेक्शन वाइज पढ़ा रही हूं मैं। तो मैंने आप लोगों को नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली ये सब पढ़ा दिया। फिर मैंने देखा कि पाल और सेन, जो कि आपकी 2020 में भी पालों के बारे में एक लाइन पूछा हुआ था कि कालक्रम में सजाना था 2020 वाले क्वेश्चन, उसमें भी पालों की चर्चा आई थी। तो ये जो पाल हैं, ये बौद्ध धर्म, पाल और सेन बंगाल में रूल करते थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे लोग। तो ये छूट गए थे। तो जैसे नागर शैली की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें मैंने आपको खजुराहो शैली पढ़ा दिया, सोलंकी शैली पढ़ा दिया है, ओडिशा शैली पढ़ा दिया है, लेकिन पाल बच गए थे। और ये पाल पता है सबसे ज्यादा, ये पाल जो है सबसे ज्यादा किस लिए फेमस हैं? तो पाल सबसे ज्यादा फेमस हैं क्योंकि इन्होंने एक नहीं
एक नहीं, इन्होंने 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज बनाई थी, विश्वविद्यालय बनाए थे। तो ये उसके लिए फेमस है। तो हम आज की क्लास में मैं उन सभी विश्वविद्यालयों की भी, भारत में जितने भी प्राचीन विश्वविद्यालय रहे, जितने भी बड़े बड़े प्राचीन विश्वविद्यालय रहे, हम उन विश्वविद्यालयों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बस इनका आर्किटेक्चर देखेंगे। तो आर्किटेक्चर का ही पार्ट है विश्वविद्यालय भी। तो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों की बात करेंगे शुरू में इनकी कुछ प्रारंभिक संरचनाओं को देखकर। तो ये पाल और सेन कहां पर थे? तो ये पाल और सेन थे बंगाल में। ठीक है, यहां पर ये पाल और सेन थे। और ये जो है सातवीं नहीं 8वीं शताब्दी कहिए आप। 727 में पाल वंश के गोपाल ने शासन किया था। गोपाल, धर्मपाल, कुमारपाल, ये लोग थे। तो ये लोग जो है 8वीं शताब्दी में थे और 8वीं शताब्दी से लेकर ये लोग 11वीं 12वीं शताब्दी तक रहे। और ये एक वक्त था कि हर्षवर्धन के बाद ये 3 प्रमुख शक्तियां थीं उस समय। उत्तर भारत में तो प्रतिहार थे, पाल थे, पूर्व में पाल थे, लेकिन कन्नौज को लेकर जो झगड़ा हो रहा था उत्तर भारत में, तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो आप लोगों ने सुना है ना, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ट्रिपटाइट स्ट्रगल कहते हैं इसको, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो इनका ये आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो इनका अपना आर्किटेक्चर जो था वो, उसके लिए इनका अपना स्टाइल है इनका। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी 750 ईस्वी में। यस, 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। ठीक है, और सेन वंश की जो स्थापना है वो की थी विजय सेन ने 1095 ईस्वी में, यानी पहले पाल आए थे और फिर सेन आए थे। तो ये भी याद रखना आप लोग, इस बार 2020 में क्वेश्चन आया है। मैं हिस्ट्री का लेक्चर मेरा पुराना है वैसे, पर एक नया लेक्चर मैं सोच रही हूं। वैसे आप लोग मुहिम पर ले सकते हैं, मुहिम पर मैंने हिस्ट्री शुरू कर दिया है और ये 2022 वालों के लिए ही शुरू किया है, 2022-23 वालों के लिए ही वो हिस्ट्री शुरू की है। तो मुहिम पर आप लोग लीजिए उसको, कुछ भी नहीं छूटेगा आप लोगों का। तो बंगाल क्षेत्र में पाल और सेन थे और इनको जो है मतलब ये मुख्यतः बौद्ध शासक थे, ये याद रखिएगा आप लोग। ये मुख्यतः जो है ये बौद्ध शासक थे, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था इन लोगों ने। और ये खासियत थी इनकी, लेकिन ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। मतलब अगर आप लोगों से पूछा जाए तो भारत में जो मुस्लिम शासन था, उसके बाद भी सहिष्णुता थी। खैर ये, हाँ, इस समय तक तो मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं हुई है, मैं उसके पहले की बात कर रही हूं। पर उस समय बौद्ध धर्म, भारत में कई धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव वैष्णव, शाक्त, कई सारे तांत्रिक संप्रदाय थे। इनकी भी आपस में वैमनस्यता हो सकती थी, कहीं होती भी थी, लेकिन उस समय ज्यादातर जो शासक थे वो सहिष्णु थे। जैसे गुप्त शासकों को आपने देखा कि गुप्त शासक कितने सहिष्णु स्वभाव के थे और खुद हिंदुइज्म को मानते थे, हिंदू धर्म के बहुत सशक्त फॉलोअर थे। उसके बावजूद उनके समय में बौद्ध धर्म का भी विकास होता है। फाहियान आया था, फाहियान ने बताया कि इनके समय बौद्ध धर्म भी खूब फल फूल रहा था, जैन धर्म भी फल फूल रहा था। तो मतलब उन्होंने किसी भी धर्म को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तो उस समय सहिष्णुता, कहते हैं कि भारत के लोगों में सहिष्णुता भारत के लोगों का एक स्वभाव था, स्वाभाविक गुण था भारत में। और आज भी सहिष्णुता है, इसीलिए भारत में इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। आज भी सहिष्णुता है। तो आपने सुना है ना कि पूरे विश्व में 8 धर्म को मानने वाले लोग हैं, मतलब पूरे विश्व में 8 धर्म हैं और भारत में उस 8 धर्म के मानने वाले लोग हैं। फिर भी भारत में वो एक साथ शांति से रहते हैं। अभी बर्मा में तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में होता रहता है, नेपाल में उथल पुथल मची रहती है, लेकिन भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है,
और लोकतंत्र ये क्यों मजबूत है? क्योंकि सारे लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है और सभी धर्म के लोग यहां पर मिलजुल कर शांति से रहते हैं। तो ये सब विचार हमेशा दिमाग में रखिएगा, सोचते रहिएगा, और जब भी सहिष्णुता की बात हो तो आप इनका भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सहिष्णु थे, इन्होंने सभी धर्मों को संरक्षण दिया, सभी धर्मों को इन्होंने संरक्षण दिया। और पाल राजाओं ने बहुत सारे विहार, चैत्य, स्तूप इनका निर्माण कराया था, क्योंकि बौद्ध धर्म के मानने वाले थे ये। साथ में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण कराया, साथ में इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण कराया, बौद्ध वास्तुकला के साथ साथ। तो ये एक तरह से इनकी जो संरचनाएं हैं, इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उस पर दोनों इफेक्ट दिखता है। ठीक है, इनकी बिल्डिंग पर दोनों इफेक्ट दिखता है, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव दिखता है, बौद्ध आर्किटेक्चर का भी, और हिंदू आर्किटेक्चर का भी। ठीक है, तो इस समय मैंने आपको बताया था कि पूर्व में भी नागर शैली ही चलता था, तो मतलब वो दोनों ही प्रभाव। तो इनके अंतर्गत जो स्मारक मुख्य बने थे, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा का इन लोगों ने क्या किया था? संरक्षण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की तो कुमार गुप्त को माना जाता है, गुप्त शासक कुमार गुप्त, जिनका पीरियड था आपका 412 ईस्वी। ठीक है, लेकिन 412 में वो बने थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे वो। पर नालंदा को इन लोगों ने 200 गांव दिए थे। सर, नालंदा का इन्होंने रेनोवेशन कराया था। तो नालंदा, जगदल, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये सब विश्वविद्यालयों की एक तरह से स्थापना ही इन्होंने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया था, जगदल, उदंतपुरी, विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों का विकास इनके समय पर हुआ था। और अब बांग्लादेश में चला गया है सोमपुर महाविहार। याद रखिएगा, बांग्लादेश, अब बांग्लादेश गया, वो तो भारत का ही अंग था ना, पाकिस्तान भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, सब भारत था। तो जब बंटवारा हुआ तो ये सोमपुर बिहार चला गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बन गया। तो सोमपुर महाविहार इनके द्वारा बनाया गया एक भव्य बौद्ध मठ है, जो कि अभी बांग्लादेश में है। तो सोमपुर महाविहार याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऐसी तरह जो सेन शासक थे, विजय सेन ने 1095 ईस्वी में विजय सेन ने सेन वंश की नींव डाली थी। और सेन शासकों के अधीन जो स्मारक बने, तो इन्होंने जो है मंदिर बनवाए। ठीक है, ये लोग प्रारंभ में जो है हिंदू धर्म के ही ये लोग मानने वाले थे। तो इसमें ढाकेश्वरी मंदिर, ये भी बांग्लादेश में चला गया है। तो बांग्लादेश में इन्होंने ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। ढाकेश्वरी मंदिर की का ही ये फोटो है, देखो, इसको टेराकोटा का मंदिर भी कहते हैं। तो ढाका में है तो ढाकेश्वरी मंदिर कहते हैं, शायद इन्हीं के नाम पर ढाका पड़ा था, मुझे ऐसा लगता है। स्पष्ट मैंने पर पहले मंदिरों के नाम पर ये शहर का नाम हुआ करता था। तो ये ढाका का ढाकेश्वरी मंदिर है। और ये पक्की ईंटें, मतलब ये लोग पक्की ईंटें का जो है, पक्की ईंटें और मिट्टी का प्रयोग करते थे, जिन्हें हम लोग टेराकोटा ईंटें कहते हैं। तो टेराकोटा आप लोगों ने सैंथो सभ्यता के समय सुना था ना, जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने आर्किटेक्चर फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। तो टेराकोटा की मूर्तियां, टेराकोटा की चूड़ियां भी थी, टेराकोटा की चूड़ियां भी थी, और बहुत सारी उन्होंने मूर्तियां बनाई थी। तो टेराकोटा का मतलब वो मिट्टी जिसको पका दी जाती है, वो उसको टेराकोटा कहते हैं। तो इन लोगों ने जो है पकी हुई ईंटें और मिट्टी का प्रयोग किया था मंदिर को बनाने में। इनके द्वारा बनाया हुआ जो है मुख्य जो मटेरियल होता था मंदिरों को बनाने के लिए, जो सामग्री होता था, वो क्या होता था? टेराकोटा था। हेलो एवरीवन, ठीक है। तो टेराकोटा समझ गए आप लोग। ढाकेश्वरी मंदिर याद रखना कि ढाकेश्वरी मंदिर कहां पर है, तो ये ढाका में है। और इस क्षेत्र की एक और विशेषता है, ये आप लोगों ने क्लास 7th की एनसीईआरटी में आप लोगों को दी हुई है, क्लास 7th की। ठीक है, तो क्लास 7th, ये फोटो मैंने आप लोगों के ऐसी क्लास 7 से ही लिया थे। ये जो फोटो देख रहे हो ना आप, वो मैंने क्लास 7 से ही आपका लिया है। तो ऐसा हुआ था कि बंगाल वाला जो क्षेत्र है, वहां पर भाई हर क्षेत्र में अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। भाई हर क्षेत्र में 3 वर्ग रहता है ना, एक सबसे अमीर,
फिर मध्य वर्ग रहता है और फिर एक निम्न वर्ग रहता है। तो पूजा तो सभी करते हैं, सबको ही पूजा के लिए स्थान चाहिए। तो ऐसा था कि जो गरीब लोग थे वो अपनी पूजा के लिए उन्होंने इस तरह के मंदिर बनाने शुरू किए। इस तरह से देख रहे हो ना आप, ये जो छत है ये आपके क्लास 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2 चाला 4 चाला इसको कहते थे, ठीक है। जैसे ये आपका 2 चाला हो गया और इसी में ये जो है आपका 4 चाला हो गया। तो 2 चाला चौचाला, 2 चाला चौचाला, याद आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपके क्लास 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस क्षेत्र की विशेष विशेषता रही। तो ये देखो, ये बांकुरा वेस्ट बंगाल का ये श्याम राय टेम्पल है। बांकुरा वेस्ट बंगाल का ये श्याम राय टेम्पल है, टेराकोटा का बना है और उसे सेन शासकों ने बनाया था। तो इसकी छत देख रहे हो ना आप, इसकी जैसे छत देखो, ये बिल्कुल इसकी तरह है। तो इस छत का इस्तेमाल किया गया, बाद में मुगलों ने अपनाया, थोड़ा अंग्रेजों ने भी इसकी कॉपी की थी, अंग्रेजों ने भी। तो ये बांस की झोपड़ियों की भांति भवनों की बकराकार या ढलुआ, ठीक है, ढलुआ छत है और इसको बांग्ला छत के रूप में जाना जाता है। इस छत को ये अंग्रेजों ने अपनी कोठियों में इस्तेमाल किया था। मुगलों को भी ये बहुत पसंद आया था क्योंकि ये रूम को ठंडा भी रखता है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे एक तो धूप पड़ रही है और एक आपने ढलान बना दिया तो हीट क्या हो गया, हीट बाहर निकल गई। तो इस तरह से ये जो है इस बांग्ला छत जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि बांग्ला छत को लोकप्रिय बनाया गया था इस क्षेत्र में। और इसके बारे में सभी एनसीईआरटीज बात करती हैं, क्लास 7th, क्लास 12th, ये और नितिन सिंघानिया जी सभी इन छतों की बात करते हैं। तो इस क्षेत्र के मंदिरों की जो विशेषता रही, ठीक है, तो इसमें एक तो जो ओडिशा शैली में आपने देखा था आमलक, देखा था ना ओडिशा शैली में, तो ये ओडिशा शैली में ये जो आमलक होता था, ये आमलक भी है, ठीक है, ये आमलक भी है। ये ऐसे आमलक होता था, गोल होता था, आपको एक साइड दिख रहा है। तो ओडिशा शैली से थोड़ा सा इसका पूर्व में ही है, दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता था। और ये जो मंदिर की जो दीवारें होती, शिखर जो होता था मंदिर का, वो वक्राकार होता था, वक्राकार शिखर है। तो जैसे एकदम जैसे नहीं कांटेदार एकदम ऐसे निकला हुआ, तो इसको हम लोग जो है ये इनका जो है एक मुख्य विशेषता रही। तो आप देख रहे हो ना शिखर थोड़ा सा वैसे ओडिशा वाला जो आपने देखा था, ओडिशा वाला पिक्चर याद है आप लोगों को? अभी यहां पिक्चर लगाती मैं तो ओडिशा वाला जो पिक्चर था तो वो आपका ऐसे जाता था, ऐसे, और सीधा ऐसे मिल जाता था, ऐसे जाके ऐसे मिल गया। तो इसको हम क्या कहते थे, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओडिशा के शिखर को हम लोग क्या कहते थे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। ओडिशा स्टाइल में शिखर को हम क्या कहते थे कि ऐसे वो बिल्कुल नीचे से सीधे जाकर ऊपर मिल जाता था, उसको क्या कहते थे? जल्दी बताइए, जल्दी। भूल गए आप लोग? नहीं, शिखर पूछ रही हूं मैं, शिखर पूछ रही हूं मैं। एक भी सही आंसर नहीं आया। यस, राधा आर्य। तो राधा आर्य का आंसर आया है। इसको रेखा देउल कहते थे। इस शिखर को क्या कहते थे? इस शिखर को रेखा देउल कहते थे। तो इसमें फर्क क्या है कि यहां शिखर कैसे जाता था कि नीचे से एकदम सीधा जाता था, नीचे से एकदम सीधा जाकर ऊपर अचानक मुड़ जाता था और उसी के ऊपर आमलक बनता था। और ये जो शिखर है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये शिखर आप लोग देख पा रहे हो? ये देखो, ये शिखर देखो, ये जो आप शिखर देखोगे तो ये जो शिखर है ये ऐसे गया है, ये बिल्कुल, ये जो शिखर है ये आप देख रहे हो कि एकदम ये ऐसे कर्व्ड गया है, यूं इस तरह से। एक तो ऐसे गया है ये शिखर, जैसे मतलब उड़ीसा वाला शिखर ऐसे सीधे जा रहा था और ये बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ गया है यूं, और इसके साथ साथ ये पूरा तक कर्व्ड है, ऐसे है ये शिखर, देख पा रहे हो आप? तो इसको वक्राकार कहते हैं,
वक्राकार, ठीक है, कर्व्ड था, ये कर्व्ड था। तो ये फर्क था जो सेन शासकों ने जो मंदिर जो बनवाए थे उसमें, ठीक है। तो यहां पर ये जो है देखने में बस आमलक इसका उड़ीसा शैली की तरह था। तो इस क्षेत्र में मूर्तियां भी बहुत बनी थी, जैसे ये जो है ना, ये जो मंदिर है ये बराकर में है। ये जो है बराकर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। और बिष्णुपुर में एक पश्चिम बंगाल बिष्णुपुर के आसपास के जो मंदिर बने हैं वो ऐसे बने हैं। तो ये जो है बराकर का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है और ये बहुत फेमस है। इस समय जो मूर्तियां बनी थी वो मूर्तियां लोहे की भी बनती थी, यानी प्रस्तर, पत्थर और धातु दोनों की मूर्तियां बनी और बहुत ज्यादा फिनिशिंग होता था इनमें, यानी बहुत चमकदार होता था, चमकीला फिनिशिंग होता था। तो याद रखिएगा, वक्राकार शिखर ओडिशा शैली की तरह आमलक, लेकिन शिखर जो होता था वो वक्राकार होता था। सेन शैली के जो मंदिर बने थे उसमें, और टेराकोटा का भी इस्तेमाल किया, यानी टेराकोटा के भी मंदिर बनाए गए थे, ठीक है। अब कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के बारे में बात करते हैं। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में 2018 में, ये 2018 या 17 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया। अक्सर दो विश्वविद्यालयों को तुलना, जैसे ये आया था नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की तुलना करते हुए, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। और इसी तरह से तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और आपके मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इन विश्वविद्यालयों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओदंतपुरी। ये ओदंतपुरी जो है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में है, वो जगह है भागलपुर। उसी से कुछ ही दूरी पर ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है, कुछ ही दूरी पर। इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहते हैं। तो गोपाल, जिसका जो है 750 से 770 पीरियड रहा, गोपाल प्रथम पाल वंश के संस्थापक, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक, जिनका पीरियड 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक रहा, उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनवाया था, ओदंतपुरी को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ये कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही दूरी पर। तो ये उस समय जो विश्वविद्यालय बनते थे आज की तरह नहीं थे, ये बेसिकली ये बौद्ध महाविहार होता था। ये मुझे बस 30 सेकेंड का एक्सक्यूज दीजिए, घर में कोई नहीं है, बेल बजी है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो एक कुरियर था, हाँ जी। तो उस समय विश्वविद्यालयों की जो संकल्पना थी, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो शास्त्र पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। तो अंग्रेजों के आने से पहले तक जो विद्या का केंद्र होता था वो धर्म से बहुत जुड़ा हुआ होता था, धर्म से जुड़ा हुआ रहता था, ठीक है। तो इस समय जो विश्वविद्यालय बने, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म बहुत पॉपुलर है, जितने भी बाहर के लोग आते हैं वो
भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आते हैं। तो जो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो शासक थे वो एक तरह से बौद्ध विहार बनवाते थे और वो विद्या के बहुत बड़े केंद्र बन जाते थे, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े विद्वान, बौद्ध विद्वान वहां पर रहा करते थे। तो ये भी एक बौद्ध विहार था, ये भी एक बौद्ध विहार था और इसको बख्तियार खलजी ने नष्ट किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज थोड़ा आनंद ले लीजिए, आप दूरदर्शन का भी आनंद ले लीजिए, क्योंकि कल से तो ये खत्म होने वाला है। तो बस आज आप आनंद ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो बख्तियार खलजी ने नष्ट किया था इसको। तो बख्तियार खलजी कौन था? आप लोगों को मालूम है बख्तियार खलजी कौन था? बख्तियार खलजी, तो बख्तियार खलजी जो है, जैसे जो मोहम्मद गौरी जब आया तो उसके कई गुलाम थे उसमें, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वैसे ही एक बख्तियार खलजी थे। और बख्तियार खलजी को पूर्व जीतने के लिए भेजा गया था। तो बेसिकली बख्तियार खलजी आया था बिहार को, पूरे बिहार यानी पूर्वांचल वाला क्षेत्र कह लो, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जीतने के मिशन पर उसको भेजा था। और फिर जब वो बिहार तक गया तो उसके बाद वो जब पटना नालंदा वगैरह वाले क्षेत्र तक गया तो उसको पता चला बंगाल के बारे में भी, और फिर वो बंगाल तक बढ़ गया था और बंगाल को भी, गौड़ को भी उसने जीता था। उस समय लक्ष्मण सेन वहां का शासक था। तो ये रास्ते में जितने भी इस तरह के सेंटर पड़े जहां पर बूत परस्ती हो रही थी, यानी जहां पर मूर्तियां बनी हुई थी, उनको वो नष्ट करता गया था। तो कहा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उदयपुरी, इन सब को कहा जाता है कि बख्तियार खलजी ने ही नष्ट किया, क्योंकि यहां पर बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई थी, मूर्ति पूजा होती थी। तो क्योंकि उसको ऐसे, जहां पर बुद्ध परस्ती होती है, जहां पर मूर्ति पूजा होती है, उनके लिए वो जो है पाप का स्थान होता है, या मतलब उनके लिए वो खराब जगह होती है, तो इसलिए वो आग लगाता हुआ गया था। तो इनके नष्ट होने के कारणों में यही माना जाता है। तो उदयपुरी को भी बख्तियार खिलजी ने ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भागलपुर जिले में है, एकदम गंगा के किनारे एकदम। और गोपाल के बेटे थे धर्मपाल। तो धर्मपाल जो है वो काफी मतलब एक तरह से इस वंश का आप ये कह सकते हो कि इस वंश का सबसे मतलब प्रमुख शासक रहा। तो 770 से 810 धर्मपाल की पीरियड रही। 750 से 770 गोपाल और 770 से 810 धर्मपाल का पीरियड रहा, और महान शासकों में धर्मपाल आता है। तो धर्मपाल, त्रिपक्षीय संघर्ष में भी धर्मपाल शामिल था। तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, और ये भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और जो भी मतलब बौद्ध शिक्षा का प्रसार करने के लिए राजाओं द्वारा भारत के बाहर से विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। बड़े बड़े विद्वानों को, तिब्बत से विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। इन लोगों ने तिब्बत के विद्वानों को बुलाया भी था। तो यहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक बड़ा केंद्र था बौद्ध शिक्षा का। ये देखिए, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ये खंडहर है, और मैंने इसे देखा है, मैं यहां तक गई थी। ये माना जाता है कि ये एक टीला रह गया है। यहां पर माना जाता है कि एक स्तूप भी था, क्योंकि जहां पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में कि जहां पर स्तूप विहार होता था, वहां पर स्तूप जरूर होता था, ताकि वहां पर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो ज्ञान के साथ साथ प्रार्थना कर सके। तो स्तूप और चैत्य प्रार्थना स्थल हुआ करते थे, और बौद्ध विहार जहां पर होते थे वहां पर ये जरूर बनाए जाते थे। तो यहां पर एक स्तूप भी था। ठीक है, तो यह
बस आज ये लास्ट क्लास है, बस अभी पेशेंस रखिए आप, मैं यही कहूंगी। बिल्कुल घबराइएगा मत, अभी बस आज भर है और ये बस ये हमारे लिए यादें बन के रह जाएगा, ठीक है। तो हर मेमोरी को रखना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आता है। तो चले, तो हम लोग बात कर रहे थे बुद्धत्व के वज्रयान संप्रदाय का विकास यहीं पर हुआ था। वज्रयान संप्रदाय जो कि तंत्रवाद से प्रभावित था। तो आप लोग जो है मुहिम पर क्लास नहीं लेते हैं, मुहिम पर मैंने कल ही पढ़ाया है और कल मैंने मुहिम पर वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान, बौद्ध धर्म में जब तांत्रिक धर्म का उदय हुआ, पहले तो महायान आया, महायान की कई शाखाएं आई, जैसे माध्यमिक या विज्ञानवाद, ठीक है। माध्यमिक को कहते हैं शून्यवाद और विज्ञानवाद को कहते हैं योगाचार। तो ये महायान धर्म आया, महायान में माध्यमिक आया, योगाचार आया, और फिर उसके बाद इसमें जब तंत्र का प्रभाव हुआ, क्योंकि उस समय तंत्रवाद का उदय हुआ था और हिंदू धर्म में भी लोग शिव की पूजा करने वाले बहुत हुए और वो शिव के अवघड़ रूप की पूजा करते थे, शमशान साधना करते थे। और इसमें क्योंकि शक्ति की पूजा होती है तो शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई, अवघड़ रूप की कल्पना की गई, जो शमशान विहार करते थे शिव। जैसे आप लोगों ने सुना है ना, जैसे उज्जैन के महाकाल हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो उज्जैन के महाकाल हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, तो वो जो उज्जैन के महाकाल हैं उनकी भस्म आरती की जाती है, सुबह सुबह भस्म आरती की जाती है उनकी। सवेरे 4 बजे से शुरू हो जाता है, लोग लाइन लगाना शुरू कर देते हैं 3 साढ़े 3 बजे से। तो ये जो भस्म आरती होती है, तो ये भस्म आरती, जो भस्म का मतलब वो जो भस्म होता है, जो भभूत होता है, वो शमशान से लाया जाता है, और जो ताजा मुर्दा अभी जला हुआ होता है उसका एकदम फ्रेश भस्म शमशान से लाया जाता है और उसी से उनको नहलाया जाता है। तो ये जो है भारत में कई तरह के विश्वास हैं, भारत में। और लोग देखो, ऐसा होता है कि ईश्वर कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास है। जैसा विश्वास करो, जिस तरह से मानो, आपको उसकी शक्ति का आभास होगा। तो भारत में कई तरह के विश्वास हैं, कई तरह के। तो इसमें देखो, एक ये भी विश्वास है। तो शिव की पूजा हुई और इसमें शक्ति की पूजा विशेष रूप से होती है, तो शक्ति की पूजा शुरू हुई। तो शक्ति मतलब काली, दुर्गा, जो कि ये लोग शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। तो शाक्त संप्रदाय निकला था। तो उसका असर बौद्ध धर्म पर भी हुआ, बौद्ध धर्म पर भी इस तंत्रवाद का असर हुआ और बौद्ध धर्म में भी तांत्रिक बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और वो है वज्रयान। तो नालंदा, जहां पर महायान धर्म की शिक्षा दी जाती थी, महायान के भी विचारक थे, वहीं पर वज्रयान संप्रदाय भी फला फूला बाद में, और यहां पर तांत्रिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये जब बौद्ध धर्म में तंत्रवाद आया, तो ये लोग जो है देवी तारा, बुद्ध को लड़की बना दिया इन्होंने, और देवी तारा की पूजा होने लग गई, तारा की। और इसमें जो है सिर्फ वज्रयान ही नहीं, वज्रयान आया, मंत्रयान आया, फिर मंत्रयान आया, जहां की मंत्र से ही सिद्धि की जाएगी। वैसे भी तंत्रवाद में मंत्र का बहुत महत्व होता है, और माना जाता है कि मंत्र के द्वारा तंत्र क्रिया की जाएगी, और उस तंत्र से इच्छित फल की प्राप्ति की जा सकती है, सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो इसके अलावा यहां पर तर्कशास्त्र, वेद, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, लॉजिक, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक्स, वेद, एस्ट्रोलॉजी, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, लॉ, व्याकरण, दर्शन, फिलॉसफी, इन सभी विषयों की यहां पर पढ़ाई होती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म की ही, नालंदा में भी ऐसी था, वो था बौद्ध विहार, लेकिन इन सभी विषयों की भी पढ़ाई होती थी। तो इसके अलावा यहां पर इन सभी विषयों की भी पढ़ाई हुआ करती थी, पढ़ाए जाते थे ये सभी विषय। जगदल की बात करते हैं। जगदल
ये वज्रयान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र था, क्योंकि इस समय तक जो है ये वज्रयान काफी चर्चित हो गया था। तो नालंदा और विक्रमशिला के पतन के बाद बहुत सारे विद्वानों ने यहां पर शरण ली थी, बहुत सारे विद्वानों ने, और पाल वंश के ही राजा रामपाल ने शायद इसकी स्थापना की थी, रामपाल ने। ठीक है, तो ये आपको जब भी पूछा जाएगा जगदल, तो आप बताना कि ये मतलब वज्रयान संप्रदाय का केंद्र था, वज्रयान संप्रदाय का केंद्र था, और पाल शासकों ने ही इसकी स्थापना की थी, और पाल शासकों में राजा रामपाल को कहा जाता है कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आता है आपका वल्लभी। तो ये वल्लभी ये सारे तो बिहार में थे, वल्लभी था गुजरात में, वल्लभी गुजरात में। और वल्लभी याद रखिएगा ये हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। तो वल्लभी हीनयान धर्म की शिक्षा का केंद्र था। वही नालंदा महायान है, लेकिन ये हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। और यहां पर प्रशासन, शासन, विधि, दर्शन, बहुत सारे विभिन्न विषय यहां पर पढ़ाए जाते थे। और चीनी विद्वान ह्वेनसांग नालंदा से यहां भी गया था, यहां तक गया था। और मैत्रक वंश का शासन था। जब गुप्तों का पतन हुआ ना, तो गुजरात में मैत्रक आए थे, गुजरात में। और फिर उसी के बाद फिर अनिलवाड़ के चालुक्य आते हैं, जो कि सोलंकी शासक के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये मैत्रक वंश का शासन था। कहा, आप जब गुप्त वंश का पतन पढ़ोगे ना, तो गुप्त वंश का जब पतन पढ़ोगे तो उसमें मैत्रकों के उदय का भी माना जाता है, जो कि गुप्तों के शायद सामंत होते थे। तो इनके अनुदान से अब यहां पर केवल इस तरह का ढांचा बचा है। ये दो देख रहे हो ना आप लोग फोटो, यहां अब इमारत, कोई भी अवशेष इमारत की नहीं बची है, केवल इसका नींव बचा है, केवल नींव। वैसे वल्लभी में जो है जैन संगीत, मतलब जैन संगीति हुई थी। वल्लभी में ही जो जगह है, ये स्थान है, वहां पर जैन काउंसिल्स हुए थे, और वहां पर सभी जैन धर्म के ग्रंथों की रचना, ग्रंथों का संकलन वल्लभी में ही हुआ था। तो जैसे 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी ना, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, वैसे ही 2 जैन संगीतियां हुई हैं, और एक पहला पाटलिपुत्र और दूसरा वल्लभी में हुआ था, तो वल्लभी बेसिकली एक स्थान का नाम था उस समय। और यहां पर जो है वल्लभी विश्वविद्यालय भी था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ये एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। मतलब अभी तक आपने जितना पढ़ा ये इसके बाद ही था। तो ये नितिन सिंघानिया कहते हैं कि ये स्पष्ट नहीं है कि इसकी स्थापना किसने की थी, नितिन सिंघानिया कहते हैं। लेकिन ये ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ज्यादातर इतिहासकार इस पर सहमत हैं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में और पाल राजाओं के अधीन इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ी, क्योंकि हर्षवर्धन ने भी इसको संरक्षण दिया था। ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, वो कहता है कि हर्षवर्धन ने भी गांव दिए थे, हर्षवर्धन ने भी 200 गांव दिए थे, 200 या 400 गांव दिए थे इसके संरक्षण के लिए, इसके खर्च को चलाने के लिए। फिर पाल शासकों ने भी दिए थे। तो उस समय इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ी। और यहां पर तीनों बौद्ध सिद्धांत सिखाए जाते थे, लेकिन ये महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महायान यानी तीनों, यानी हीनयान, महायान, वज्रयान, तीनों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ये महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये देखिए नालंदा का ये अवशेष है, और यहीं इसी के नाम पर आज भी नालंदा विश्वविद्यालय को फिर बिहार सरकार ने पुनर्स्थापित किया है, नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन ये जो पुराना, जो उसका अवशेष बचा है, जो रिमेन्स बचा है, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, उसको संरक्षित करके रखा गया है। तो कभी आपको मौका मिले तो घूमने जरूर जाइएगा। और जो बिहार के छात्र हैं तो उन्होंने तो शायद देखा ही होगा। अभी तक मेरे से ये एरिया छूटा हुआ है और मुझे जाना है। मैं एक बार जाऊंगी तो जहां पे बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था वहां जाऊंगी मैं, फिर मैं राजगीर जाऊंगी, और फिर मैं नालंदा विश्वविद्यालय को भी देखूंगी। तो अभी तक ये यहां पर मुझे जाना है। तो देखते हैं कब मौका मिलता है, लाइफ कब चांस देती है। हमेशा अपना जो है टू डू लिस्ट बना के रखना चाहिए।
टू डू लिस्ट बना के रखोगे तो हमेशा आप क्या रहेगा कि आपके दिमाग में अगर प्लानिंग है तो कभी ना कभी आपको मौका मिल जाता है, यानी उस मौके को आप तलाश लेते हो। लेकिन अगर कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई पाथ ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? तो उसी में मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आईएएस बनने का लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो फिर आप सोचोगे कि करना क्या है। कम से कम एक लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य के पीछे भाग तो रहे हो, चल तो रहे हो, और जहां जो किस्मत में होगी वो मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, तो महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और यहां पर फाहियान, वेनसांग और फिर इत सिंह तीनों ही यहां पर रहकर गए थे, तीनों ही। और यहां पर वेद, ललित कला यानी आर्ट, व्याकरण, ग्रामर, दर्शन, फिलॉसफी, लॉजिक्स, तर्कशास्त्र, चिकित्सा यानी मेडिकल साइंस की भी शिक्षा यहां पर दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। इसमें 8 अलग अलग इसमें जो है परिसर थे, यानी यहां पर जो है 8 अलग अलग जो है 8 यहां पर डिपार्टमेंट्स थे, और यहां तक कि छात्रों के लिए यहां पर छात्रावास भी थे। और इसने मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और विश्व के अन्य भागों से विद्वान यहां पर आते थे। यहां पर विद्वान आते थे, पढ़ाते भी थे और अपनी किताबें लिखते थे, वाद विवाद में चर्चा लेते थे। और इसमें ये जो है तिब्बती बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित था, ये तिब्बती बौद्ध धर्म से। तो तिब्बत में जिस धर्म का जो प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म की जिस रूप का, तो वहां पर जो है देखा गया कि थेरावाद का थोड़ा, लेकिन जहां वहां पर वज्रयान का स्वरूप का ज्यादा विकास हुआ था तिब्बत में, समझ लो। तो आपका यहां पर क्वेश्चन आया था तक्षशिला से कंपेयर करके कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से जो नालंदा विश्वविद्यालय है आधुनिक विश्वविद्यालय से कहीं ज्यादा मिलता जुलता था। आधुनिक विश्वविद्यालय की जो संकल्पना है उससे कहीं ज्यादा मिलता जुलता नालंदा विश्वविद्यालय था तक्षशिला की अपेक्षा। अभी तक्षशिला के बारे में भी बताऊंगी। तो यहां पर एक आधुनिक विश्वविद्यालय का क्या मानक होता है, मेजरमेंट स्केल क्या होता है कि एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी है तो उसका स्केल ये होता है कि वहां पर एक तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबकी पढ़ाई हो, और फिलॉसफी, मतलब सारा कुछ वहां पर पढ़ाया जाए। इसके साथ वहां पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो यहां पर लाइब्रेरी भी मिली है। वहां पर एक लैबोरेटरी होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, यहां पर लैबोरेटरी भी मिली है। और यहां पर जो हर विषय के अलग अलग परिसर, अलग अलग कैंपस बनाए गए थे। कैसे डीयू का पढ़ते हो आप, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, इस तरह से। तो इसमें 8 अलग अलग कैंपस थे। तो कहा जाता है कि, और यहां पर दूर दूर देख पा रहे हो आप, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना के सारे यहां पर फाहियान, वेनसांग, इत सिंह आए ही हैं। और यहां पर बहुत अलग अलग भागों से लोग, यहां पर विद्वान भी आए, स्टूडेंट भी आए। और इसका जो है नितिन सिंघानिया जी ने यहां पर चर्चा नहीं किया है, थोड़ी छोटी बात है शायद इसलिए नहीं किया होगा, हाँ नहीं किया है, या फिर हो सकता है कंटेंट टीम से छूट गया हो। यहां पर पता है आपको एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता था? तो जो द्वार था, जो वहां पर विद्वान व्यक्तियों को, जैसे आज की तरह वो कैसे जो पढ़ता लिखता नहीं है वो गेट कीपर बन जाता है, यानी वो सिक्योरिटी में चला जाता है, और जगह जगह सिक्योरिटी वाले मिलते हैं, उनको एक ड्रेस दे दिया जाता है, एक लाठी लेकर के बैठे रहते हैं या एक बंदूक लेकर। पर यहां पर जो द्वारपाल होते थे वो बहुत पढ़े लिखे होते थे। तो आप आए और आपने कहा कि हमको इसमें प्रवेश लेना है, तो वो वही द्वार पर ही आपसे 10 क्वेश्चन पूछता था, वही खड़े खड़े आपसे 10 क्वेश्चन पूछता था मौखिक रूप से। ओरल होता था ये एग्जाम। तो उस 10 क्वेश्चन में जरूरी होता था कि कम से कम आप 7 से 8 आंसर दें, ये जरूरी होता था। और 7 से 8 अगर आपने सही जवाब दे दिया तभी आपको इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। और फिर यहां पर छात्रावास था ही, यहां पर छात्रावास था, राजाओं ने संरक्षण दिया था, रहने खाने की व्यवस्था थी यहां पर। और यहां पर प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन,
जिन्होंने शून्यवाद, कल ही मैंने ये पढ़ाया है मुहिम पर कि शून्यवाद क्या होता है, मतलब शून्यवाद क्या होता है। ये जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि अंत में कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ शून्य हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। तो निर्वाण प्राप्ति का, निर्वाण का अर्थ क्या बताया था बुद्ध ने? दीपक का बुझ जाना, मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया, खत्म हो गया, तो शून्य। तो उन्होंने कहा था कि बुद्ध ने कहा कि अंत में कुछ नहीं बचता, तो उन्होंने कहा धर्म भी शून्य है, धर्म भी फिर शून्य है। तो शून्यवाद, शून्यवाद इसी को कहा गया था। नागार्जुन का ही नाम नागसेन भी है। मिलिंद पन्हो जो किताब आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद और नागार्जुन दोनों की बातचीत को उसमें संकलित किया गया है। तो नागार्जुन नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान थे। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो और पाई, जिन्होंने जीरो और पाई का आविष्कार किया, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के इर्द गिर्द, सूर्य नहीं घूमता, जिन्होंने साल का वर्ष निकाला था, ये इन आर्यभट्ट भी यहीं से थे, आर्यभट्ट भी यहीं से थे। वेनसांग ने यहां पर इस विश्वविद्यालय में 2 वर्ष बिताए थे। इत्सिंग ने यहां पर 10 वर्ष बिताए थे, और फाहियान को लोग बताते हैं कि उसने 6 साल यहां पर बिताए थे। तो ये काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, ये काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। और यहां से क्वेश्चन जैसे कि रिपीट हुआ करते, यहां पर क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, हो सकता है कि आपसे अब 2-4-5 साल हो गया है, 2-4 अब फिर से 2000 आपको 21-22 में यहां से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो तक्षशिला की बात करते हैं। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में अक्सर कंपैरिजन होता है। तो भारत का ओल्डेस्ट अगर कोई एजुकेशन सेंटर हम सुनते हैं तो वो तक्षशिला है, ये तक्षशिला है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। पूरे इतिहास में इस तरह से अगर कोई चर्चा आती है तो ये इसी का आता है। तो ये 5th सेंचुरी बीसी के आसपास माना जाता है कि ये अस्तित्व में रहा था। और यह भी माना जाता है कि चाणक्य ने इसी स्थान पर अर्थशास्त्र की रचना की थी, और चाणक्य यही के पढ़े थे। तो पहले के जितने भी पुराने जो थे उसमें जैसे ये आपके ये चाणक्य हो गए, पंडनी हो गए, वररुचि, कई सारे ऐसे विद्वानों का जो नाम आता है, माना जाता है कि इन लोगों ने यहीं से पढ़ाई की थी। और ये जो था यहाँ पर, मतलब बाद में शायद बौद्ध धर्म भी आ गया था, लेकिन बेसिकली ये मतलब हिंदू धर्मशास्त्रियों द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाता था। और यहाँ पर वही गुरु शिष्य वाला संबंध था कि जैसे आपको शिष्य बनना है, गुरु ने कुछ ऐसे बांधा, आप शिष्य बन गए, और आपको यहाँ पर मंथली फी नहीं देनी है, मंथली एग्जाम नहीं होता था, यहाँ पर सिर्फ गुरु सिखाता था। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा का भी प्रावधान था। यहां पर ऐसे परीक्षा नहीं होता था, आपने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके बाद लास्ट में गुरु कुछ आपसे इम्तिहान लेता था आपका। तो उस तरह की व्यवस्था थी यहाँ पर भी राजनीति विज्ञान, हंटिंग, मेडिकल, लॉ, मिलिट्री एजुकेशन भी दिया जाता था, सैन्य शिक्षा भी, क्योंकि उस समय तलवारबाजी, घुड़सवारी ये मुख्य शिक्षा का अंग हुआ करता था। तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी ये मुख्य शिक्षा होता था, क्योंकि एक क्षत्रिय को तो ये आना ही चाहिए था, एक योद्धा को ये आना ही चाहिए था। तो ये इसकी भी यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी। तो तक्षशिला आज के डेट में ये पाकिस्तान में जा चुका है। इसकी खोज कनिंघम ने की थी, कनिंघम ने इसके बारे में पढ़ा था और इसकी खोज कनिंघम ने की थी। अच्छा, इस पर बात करेंगे कल जो है, मैं एक सेशन शुरू कर रही हूं आप लोगों का कल 5 बजे। तो कल 5 बजे ये सभी बातें करेंगे। आप ज्यादा शोर मत मचाइए। शोर दिख जाता है ना, वो कमेंट में भी शोर दिख जाता है। जब एक ही कमेंट से पूरा का पूरा स्क्रीन भर जाता है तो वो शोर मचाना होता है। जैसे यहीं पर मैं पढ़ा रही हूं और 2-4-5 लोग आकर यहां पर एकदम चिल्लाना शुरू कर दें तो उसको शोर मचाना। ये वर्चुअल शोर है जो आप लोग इस तरह से करते हो ना,
कि एक ही कमेंट को एकदम छाप देते हो, कट पेस्ट कॉपी कर लिया, उसको पेस्ट करते जाते हो, 25 बार पेस्ट कर देते हो आप और पूरी स्क्रीन भर जाती है। तो ये वर्चुअल शोर है, ये वर्चुअल नॉइज है। मुझे पता चल गया कि आप शोर मचा रहे हैं कि आपकी बात सुनी जाए। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। देखिए आईएएस का एग्जाम टफ तो है ही। अब आप सोचो भारत के लाखों एस्पिरेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी कितनी है? 712। इस बार कुल 712 पदों के लिए ये परीक्षा होगा, जिसमें 22 पहले से ही हैंडीकैप्ड लोगों के लिए रिजर्व है। तो क्या ये परीक्षा टफ नहीं कही जाएगी? टफ है परीक्षा का लेवल, फिर कठिन आना ही आना है, जहां पर प्रीलिम्स में एवरेज 5 से 10 लाख लोग अपीयर होते हैं। ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने, लगभग इतना होते हैं। और पद कितना है? 712। तो मुश्किल तो है ही है। खैर, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक ही तो चाहिए। अगर आप ये सोचकर तैयारी नहीं करोगे कि मैं हिंदी मीडियम का हूं और इतना ही पोस्ट है, तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन हर जगह है, सक्सेस मिलती है, जो मेहनत करते हैं उनको सक्सेस भी मिलती है। तो आप बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है? फल की चिंता मत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी आपको। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या क्या पढ़ाया जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती थी, कौन कौन से विद्वान थे, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर परिणी, चरक, चाणक्य, जीवक, प्रसेनजीत, मैंने बताया ना अष्टाध्यायी की परिणी, तो परिणी, चरक, चाणक्य, जीवक, चरक और जीवक, चरक जो कि ये कनिष्क के दरबारी वैद्य थे, जीवक ये भी एक वैद्य ही थे, प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। इन सब ने यहां पर ही पढ़ाई की थी और फाहियान भी यहां पर आया था। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत बाद तक अस्तित्व में रहा। तो सिर्फ अभी तक आपने पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत के कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में सुना, दक्षिण में भी थे, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम जो कि पल्लवों की राजधानी रही, कांची पल्लवों की राजधानी रही। और कांची सिर्फ पल्लवों की राजधानी ही नहीं थी, बल्कि ये हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी धर्मों की शिक्षा का ये केंद्र था, ये ठीक है। और ये जो कांची ने बहुत ख्याति प्राप्त की थी। कांचीपुरम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। एक था मान्यखेत, आज के डेट में इसका नाम कब हुआ था ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो दंती दुर्ग, अभी थोड़े ज्यादा लर्नर जुड़े हुए हैं, मैं बता देती हूं आपको कि आज भर ही परेशानी है, बस ये लास्ट क्लास। नए कैमरा जी आ गए हैं मेरे पास और बस अब ये जाएंगे, इन्होंने बहुत परेशान कर दिया। तो ये लास्ट क्लास है आप लोगों की इस डिस्टरबेंस के साथ। मुझे लगता है कि आप लोग ना मेरे मुंह पीछे आप लोग बात भी करते होंगे और कहते होंगे कि बस मैम की क्लास में तो यही होता रहता है मैम की क्लास में, बस जब देखो फिर कभी कुछ होगा, है ना? सबकी क्लास में नहीं होता ये। मेरे साथ थोड़ी सी ऐसे भी अनिश्चितताएं जुड़ी रहती है, मैं देखती हूँ। लेकिन खैर उसका समाधान भी मिलता है और मुझे बहुत अच्छा समाधान मिलता रहा है। समस्या जब कोई बहुत ज्यादा हो जाती है तो अभी मेरे पास एकदम बेस्ट कैमरा कैनन का आ चुका है और एकदम ये समस्या ही खत्म होनी है। बस धीरज रखिए आप लोग आज भर की क्लास के लिए। तो मान्यखेत याद आ रहा है आप लोगों को? राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी? राष्ट्रकूट वंश जिसके संस्थापक दंती दुर्ग रहे, जिन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी मान्यखेत, जिसको आधुनिक मलखेड़ कहते हैं।
और ये कर्नाटक में, ये डेक्कन वाले पार्ट में राष्ट्रकूट थे, और ये बिल्कुल जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक, मतलब ये जो है यही वाला क्षेत्र इनका था। तो ये कर्नाटक में मलखेड़ है, मान्यखेत। तो यहां पर भी ये देखिए, ये उसका ये ढांचा बचा है। ये ओरिजिनल पिक मैं दिखा रही हूं आप लोगों को, वहां पर आप जाओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये ढांचा मिलेगा। तो यहां पर भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्मों के विद्वान यहां पर अध्ययन करते थे। और यहां पर द्वैत दर्शन संप्रदाय का मठ था। तो द्वैत दर्शन मैंने कई बार आप लोगों को, खैर नितिन सिंघानिया के तहत मैं आपको दर्शन भी पढ़ाऊंगी। तो दर्शन में जैसे एक आता है अद्वैत और एक आता है द्वैत। तो शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, और द्वैतवाद जो होता है, द्वैतवाद के मतलब अलग अलग कई जो है अलग अलग थोड़े से चेंज के साथ कई विद्वानों ने माना है। कुछ ने अद्वैत को माना, कुछ ने द्वैत को माना। तो द्वैत का मतलब होता है कि जब आप इस प्रकृति को भी मानते हो और एक पुरुष को भी मानते हो, यानी प्रकृति को चलाने वाला एक पुरुष है, एक ईश्वर है। कुछ लोग सिर्फ प्रकृति को मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ पुरुष को मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। तो शंकराचार्य ने कहा सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म ने ही सब कुछ रचा है। और कुछ लोगों ने कहा कि सब कुछ प्रकृति है, ब्रह्म कुछ है ही नहीं, सब कुछ यहीं पर है, और पंच तत्वों से शरीर बनता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, कोई परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो वो लोग जो है मतलब वो लोग जो है क्या कहे गए, वो लोग जो है कहे गए कि वो लोग मतलब प्रकृति, वो लोग मतलब ईश्वर को उन्होंने नहीं माना। तो उन लोगों को जैसे कि नास्तिक धर्म में माना जाता है, जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना। और इसी तरह एक द्वैत दर्शन है, तो जिसने प्रकृति को भी माना और पुरुष को भी माना। तो द्वैत दर्शन संप्रदाय का यहां पर मठ था, यहां पर मठ भी था। और एक है आप लोगों का पुष्पगिरी विहार और ललितागिरी। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है ललितागिरी के नाम से। ललितागिरी पुष्पगिरी एक ही है, याद रखिएगा। और ये उदयगिरी, खंडगिरी की जो पहाड़ियां मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, वो 3rd लेक्चर रिमूव हो गया है अपने आप। तो उदयगिरी की पहाड़ियों के निकट 3री सदी ईस्वी के आसपास कलिंग राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कलिंग के राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। और ये मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ललितागिरी। तो ललितागिरी पुष्पगिरी कहां पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है ये, उदयगिरी की पहाड़ियों के निकट, उदयगिरी की पहाड़ियों के निकट। और ये देखिए यहां पर ये खंडर में बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। ये वही ये देखिए इसके भीतर ये स्तूप बना हुआ है। तो ये जो है ये स्तूप मैंने गलत बना दिया, ये देखिए ऐसे। तो यहां पर जो है आपका, तो ये कलिंग के राजाओं ने इसको बनवाया था और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ललितागिरी। शारदा पीठ, तो एक तो शारदा पीठ जो है आप लोगों का मतलब ये शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। शंकराचार्य ने चार धाम ने उसको क्या कहते हैं, चारों दिशाओं में शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे। ठीक है, तो उसमें जो गुजरात वाला है वो शारदा पीठ के नाम जाना जाता है, लेकिन ये शारदा वो पीठ नहीं है। यहां पर ये शारदा पीठ जो था ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है ये शारदा पीठ। और यहां पर संस्कृत विद्वानों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान था। यहां पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे और यहां पर शारदा देवी का मंदिर भी था। तो शारदा सरस्वती का ही नाम है ना, सरस्वती का ही एक दूसरा नाम शारदा है, पर्यायवाची। तो यहां पर शारदा देवी का मंदिर था। अभी वर्तमान पीओके में है, ये पीओके में है। ठीक है, पीओके में ही। हाँ, ये आपका एक इन्होंने किया था बद्रीनाथ में, और फिर बद्रीनाथ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो जो उत्तर में है ये बद्रीनाथ है, पूरब में जो है ये आपका इनका जो है पुरी है, और पश्चिम वाला इनका द्वारका है, और जो दक्षिण वाला है वो श्रृंगेरी है। तो इस तरह से 4 उन्होंने किए थे। तो ये शारदा पीठ हो गया आपका। और नागार्जुन कोंड
जो कि इक्ष्वाकु शासकों ने बसाया था इसको। और यहाँ पर अमरावती से 160 किलोमीटर दूरी पर है ये। और ये भी यहाँ पर एक स्तूप भी था और ये भी बौद्ध शिक्षा का बहुत उच्च केंद्र था। यहाँ पर जो है श्रीलंका, चीन, इन सब देशों से विद्वान आते थे। और ये महायान बौद्ध धर्म के दक्षिण भारतीय विद्वान नागार्जुन के नाम पर किया गया था इसका नाम नागार्जुन कोंड। ठीक है, तो नागार्जुन के नाम पर ही इस जगह का नाम नागार्जुन कोंड रखा गया, नागार्जुन के नाम पर ही। ठीक है, तो ये आज कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ा। और कल का सेशन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल यहीं पर यूपीएससी सीएससी हिंदी पर ही मैं चक्रव्यूह सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, चक्रव्यूह भेदन सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। और कल की क्लास लेने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह, क्यों इसका नाम चक्रव्यूह भेदन है। तो कल 5 बजे हम लोग ये सेशन लेंगे, कल 5 बजे। तो कल नितिन सिंघानिया वाली क्लास नहीं रहेगी, कल ये हम लोग चक्रव्यूह भेदन क्लास लेंगे। और ये जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड ये आपका सब कुछ है, ये आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी हिस्ट्री बेस्ड ज्यादा आते हैं। तो आप लोग मुहिम को सब्सक्राइब कर लो, मुहिम रिंकू सिंह सर्च करोगे आप लोग तो मिल जाएगा। और मुहिम पर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास शुरू कर दी है, उस पर अभी उसमें सिर्फ 6 या 7 ही लेक्चर हुए हैं। तो आपको शुरू से हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी वहां पर, शुरू से ही। तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री ही चल रहा है। ठीक है, तो मुहिम का ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो, t.me/unacademy_मुहिम। अंडरस्कोर जरूर लगाना, अंडरस्कोर लगाना इसमें। तो ये देखो अंडरस्कोर लगाओगे, unacademy_मुहिम, ये इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगा। और अनअकैडमी पर आने के लिए रिंकू लाइव कोड यूज कीजिए, रिंकू लाइव। आप लोगों में से जो लोग भी अनअकैडमी पर आने का मूड बना रहे हैं वो रिंकू लाइव कोड यूज कीजिए। रिंकू लाइव कोड आप यूज करेंगे तो आप अनअकैडमी पर आने के बाद आपकी चिंता मेरी होगी, आपकी चिंता मेरी होगी। आपके सभी चिंताओं का समाधान मैं वहां पर करूंगी और आपको बेस्ट तरीके से गाइड करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं। कल जो है हम यहाँ पर जिनको भी जनरल हिंदी पढ़नी है वो मुहिम पर कल जरूर क्लास लेंगे। कल 12:30 पर मुहिम पर मैं जनरल हिंदी की क्लास ले रही हूं। और ये जनरल हिंदी बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया है, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, किस वहां तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो एकदम मैंने बेसिक से शुरुआत की है, वर्णमाला और शब्द मैंने अभी पढ़ाया है और आप लोगों को वो क्लास भी मिल जाएगी वहां पर। तो कल 12:30 पर मुहिम पर जनरल हिंदी की क्लास है, जो कि आपके आईएएस के कंपल्सरी पेपर में, आईएएस और जितनी भी आप लोग जो है स्टेट पीसीएस के एग्जाम देते हो, जनरल हिंदी आपको हमेशा सीसेट में पूछा जाता है, तो ये आप लोगों के काम आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर कल 12:30 मुहिम पर और 5 बजे यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।